Hello students, welcome to online lecture series on electromagnetic fields, electrical engineering 4 semester subject. Myself Kapil Dham, assistant professor, and I will teach you this subject, and this is lecture number 2 of unit 1. The following topics we will cover in this lecture series. The following topics we covered in this lecture series are the relationship between the different coordinate system and representation of spherical coordinate system, introduction to vector algebra, vector multiplication, in which we study about the scalar triple product and vector triple product, and also स्टूडेंट जैसे कि हम लास्ट टॉपिक में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कवर कर लिया था, तो आज हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही स्टार्ट करेंगे और फिर हम मूव करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट विद सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. So students, as you see, in Cartesian coordinate system, we discuss the Cartesian plane with respect to x, y, z. Similarly, अब हम cylindrical coordinate system में बात करेंगे. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ x, y, z की plane में मैंने एक cylindrical बनाया with respect to origin, और with respect to x जो है, यदि आपका जो plane है cylindrical, वो जब अगर move करता है तो with respect to phi angle बनाता है. तो यहाँ पे जो पॉइंट हम देखेंगे स्टूडेंट्स, वो क्या देखेंगे, ये वाले पॉइंट्स हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं अपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वो होता है r, फाई एंड z. z हमेशा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर सेम रहता है. तो जो चेंजेस आते हैं स्टूडेंट, वो सिर्फ r और फाई को लेके ही चेंजेस आते हैं. तो ये भी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है. तो प्लेन ऑफ ए कांस्टेंट z इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन. तो हमेशा याद रखिएगा कि जो आपके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, वो आपका जो कांस्टेंट z प्लेन है वो हमेशा पैरेलल रहेगा एक्स वाई प्लेन के. सिलेंड्रिकल का जो रेडियस है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिलेंडर का जो रेडियस है वो हम कैसे बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू r. ये r जैसे देख रहे हैं आप कि अगर मैं सिलेंडर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ तो इसका r क्या है, रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा. तो इसी तरीके से यहाँ जो डिफाइन किया गया है रेडियस r विद z एक्सिस, z एक्सिस की तरफ से वो क्या करेगा, अपना रेडियस बनाएगा. तो z जो है ओरिजिन की तरफ ओरिएंटेड है, तो सिलेंडर का रेडियस r से डिफाइन किया हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, अब कहता है कि इफ ए हाफ प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन एंड एट एन एंगल फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स जेड प्लेन, द एंगल फाई इज कॉल्ड एज एजीमुथल एंगल. तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, जैसे हमने यहाँ क्या लिखा है कि एजीमुथल एंगल है ना, वो एजीमुथल एंगल को क्या लिखा हुआ है, एंगल फाई, यानी कि ये वाला फाई. तो वो किसके रिस्पेक्ट में आता है, एक्स जेड प्लेन के रिस्पेक्ट में आपका जो एंगल बनेगा वो बनेगा स्टूडेंट एजीमुथल एंगल. तो यहाँ जो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, और एक चीज जैसे कि आप यहाँ स्टूडेंट देखेंगे कि ये जो कांस्टेंट है z, r और फाई है ना, तो कांस्टेंट z और फाई के अंदर अब इसकी जो लिमिट्स है वो भी हमें पता होनी चाहिए. तो लिमिट्स जो है r की वैल्यू इन्फिनिटी टू और 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी तो आप एक ऑब्जेक्ट को आप डिफाइन कर पाओगे. कि अब ऐसा तो नहीं है कि r रेडियस इन्फिनाइट है, तो आप कैसे कवर कर पाओगे. तो लिमिट हमेशा जो है r लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो उसको हमने r डिफाइन किया हुआ है. सेम एजीमुथल के लिए आप देखेंगे तो 2 पाई, क्योंकि कंप्लीट एक रेवोल्यूशन जो होता है हमारे क्वाड्रेंट में वो कितना होता है 360 डिग्री. और आप किसी भी सिलेंड्रिकल में देखेंगे तो कंप्लीट एक जब 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस बनता है तो वो 2 पाई बनता है. तो 2 पाई इज लेस देन इक्वल टू 5 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये हो गया. सिमिलरली आप देखेंगे स्टूडेंट z जो है, क्योंकि z के रिस्पेक्ट में अगर बात करें इस तरीके से, तो z हमारा कहाँ गया, ऐसे और माइनस z, तो यानी कि ये हो गया आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी. तो ये डिफाइन करता है स्टूडेंट्स अबाउट द लिमिट्स वी टेक फॉर द वेरियस कोऑर्डिनेट्स इन द सिलेंड्रिकल सिस्टम. सो अब वो कहता है जैसे कि हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर हमने एक p पॉइंट माना था जिसके कोऑर्डिनेट्स थे x1, y1, z1, इसी तरीके से हम अपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में एक कंसीडर करते हैं पॉइंट p जिसकी वैल्यू है स्टूडेंट क्या, r इज इक्वल टू r1, फाई इज इक्वल टू फाई1, z इज इक्वल टू z1. तो इस तरीके से हमने अपने जो है ना कोऑर्डिनेट्स एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया और डिफाइन करा कि हाँ एक ऐसा पॉइंट है जिसके ये कोऑर्डिनेट्स ये दे रखे हैं. ओके स्टूडेंट्स,
तो थ्री कोऑर्डिनेट्स हमने देख लिया। द पॉइंट पी कैन बी डिफाइंड एज द इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री सर्फेसेस इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि ये थ्री सर्फेसेस है आर फाई जेड। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द बेस वेक्टर्स, position vector, differential elements in the cylindrical coordinate, then what are those base vector? And base vector जैसे हमने पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया स्टूडेंट, बेस वेक्टर आर नथिंग कॉल्ड एज ए यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर जैसे कि आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ए आर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस का, ए फाइव विद रिस्पेक्ट टू एजीमुथल एंगल का, और ए जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस का। तो पोजीशन वेक्टर जैसे कि हम बात करें स्टूडेंट, तो पी आर आपका रेडियस का, पी फाइव आपका एजीमुथल का, और पी जेड आपका जेड एक्सिस का। तो ये पोजीशन वेक्टर आपका बन गया। तो पोजीशन वेक्टर हमने पिछली बार भी सीखा था कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो ओरिजिन से लेकर पी पॉइंट तक बनाए, है ना। तो ओरिजिन से लेकर पी पॉइंट तक जो आपका पॉइंट बनेगा दैट इज योर पोजीशन वेक्टर। और डिस्टेंस वेक्टर क्या बनेगा, अगर पी से अगर आप कोई क्यू पे जा रहे हो, तो यहाँ क्यू की वैल्यूज जो होंगे, जैसे आप मैंने कहा यहाँ आर टू हो गया, हम फाइव जो क्यू की वैल्यू है, और फाइव टू दूसरा हो गया, तीसरा आपका जेड टू हो गया। तो ऐसे इस तरीके से हमने देखा कि पी वन की जो कोऑर्डिनेट्स है वो आर वन फाइव वन जेड वन है। ऐसे ही फाइव टू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू कितनी है, आर टू जेड टू फाइव टू। तो इस तरीके से हमने जो है डिस्टेंस निकाल दिया करते थे, डिस्टेंस वेक्टर्स जो बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट्स पी एंड क्यू। बट अगर पोजीशन वेक्टर की बात करें तो वो ओरिजिन से निकलता है, हमेशा ओरिजिन से निकलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो डिफरेंशियल एलिमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंशियल एलिमेंट की यदि आपका पोजीशन वेक्टर में रेजिस्टेंस की वैल्यू रेडियस की वैल्यू अगर आपकी आर है, और उसके अंदर अगर स्मॉल इनफाइनाइट वैल्यू स्मॉल का जो चेंज होता है वो सपोज करो कि वो डी आर होता है। इसी तरीके से एजीमुथल एंगल में भी डी जेड डी फाइव का होता है, और जेड के अंदर डी जेड का होता है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट कि जो डिफरेंशियल लेंथ इन फाइव डायरेक्शन होगा वो आर टाइम्स ऑफ डी फाइव होगा। तो जो हमारे डिफरेंशियल वेक्टर लेंथ बनेगी वो बनेगी डी एल इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ की ही बात कर रहे हैं, तो डी आर ए आर, यानी ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया, आर टाइम्स और डी फाइव ए फाइव हो गया, प्लस डी जेड ऑफ डी जेड वेक्टर हो गया। तो अगर इसके मैग्नीट्यूड निकालने की बात करें तो कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पिछले लेक्चर में निकाला था पोजीशन वेक्टर के जो हमारे मैग्नीट्यूड क्वांटिटीज थी। तो मैग्नीट्यूड क्वांटिटी कौन सी थी, पी आर, पी क्यू एंड पी जेड, और इनका हमने क्या लिख लिया था, स्क्वायर, और सबको हमने ऐड कर दिया था। तो यहाँ भी हमने क्या किया, डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने यहाँ पे डिफरेंशियल मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो डी आर का स्क्वायर आर टाइम्स और डी फाइव का स्क्वायर प्लस डी जेड का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से अगर वॉल्यूम की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी है, तो आर ये क्या हो जाएगा, डी आर की वैल्यू यानी एक्स के रिस्पेक्ट में आर हो जाएगी, वाई के रिस्पेक्ट में यानी कि ये फाइव हो गया, यानी कि आर टाइम्स ऑफ डी फाइव हो गया। तो इस तरीके से हमने सारी की सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया। तो आर टाइम्स डी आर इंटू आर टाइम्स ऑफ डी फाइव इंटू डी जेड, तो ये हो जाएगा आर टाइम्स ऑफ डी आर डी फाइव डी जेड। तो डिफरेंशियल सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया में जैसे आप देखते हैं कि सरफेस एरिया, ये मेरा एक सरफेस एरिया है, अगर डायरेक्शन इस तरफ है तो ये इसकी डायरेक्शन दिखाएगा, अगर ये x है और एक y है तो ये क्या हो जाएगा, dx dy। तो dx इंटू डी वाई इंटू डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में स्पेसिफाई कर रहा है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट सच काइंड ऑफ सरफेस एलिमेंट्स। तो यहाँ आप देखेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि ये एक इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हो गया कि अगर मैं दो सरफेस की बात करूँ, एक है एजीमुथल एंगल और एक जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो जो यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होगा वो आर की तरफ, यूनिट आर वेक्टर की तरफ होगा। इसी तरीके से फाई का रिस्पेक्ट होगा, इसी तरीके से जेड का रिस्पेक्ट होगा। तो डिफरेंशियल सरफेस एरियाज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो होगा डी एस आर यानी एस आर की तरफ, वो होगा आर डी फाई डी जेड डी ए आर। डी फाई एजीमुथल एंगल क्या होगा, डी आर डी जेड ए फाई, और एस डी एस जेड क्या होगा, आर टाइम्स और डी आर डी फाई डी जेड। दीज आर वेक्टर स्पेसिफिकल वेक्टर क्वांटिटी सरफेस एरिया, जबकि वॉल्यूम जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट एज कंपेयर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जैसे हमने सारा कार्टेशियन में डिस्कशन किया, वही चीज़ हमने यहाँ पे अपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्कशन किया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस कोऑर्डिनेट सिस्टम। इफ यू टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये कार्टेशियन है और एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो इसके कोऑर्डिनेट कौन से हैं, एक्स वाई जेड, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आर फाई एंड जेड।
तो आप, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपको कार्टेशियन से कोऑर्डिनेट जाना है, यानी कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल जाना है, तो आर की विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या वैल्यू होगी, फाई की विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या वैल्यू होगी, जेड की विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या वैल्यू होगी। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, आर कॉस फाई, y की वैल्यू क्या पुट करते हैं, आर साइन फाई, z की वैल्यू क्या करते हैं, z, जैसे बताया मैंने आपको, दोनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में z क्या रहते हैं, सेम रहता है। तो सेम रहता है, तो इसके अंदर जैसे r इज इक्वल टू आर कॉस फाई और y इज इक्वल टू आर साइन फाई है, तो जब हमने दोनों को ही ऐड करा, इन दोनों को ऐड करा और स्क्वेयरिंग कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड एंड एडिंग बोथ साइड, तो वी गेट दिस इक्वेशन आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो जब दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, बट कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाइव की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो जो आपको क्या मिला, आर स्क्वायर मिल गया, बट आपको वैल्यू क्या दे रखी है, आर, तो ये आर का जो स्क्वायर है ये क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि आर की जो वैल्यू है स्टूडेंट, वो क्या निकल के आई, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन गया। इसी तरीके से फाई की वैल्यू अगर बात करें तो फाई कैसे निकलेगा, तो फाई हमेशा याद रखिए स्टूडेंट, फाई निकलता है, अगर मैं इस सेकेंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन के साथ डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, y बाई एक्स इज इक्वल टू आर साइन फाई डिवाइड बाई आर कॉस फाई। तो r से r कैंसिल आउट हो गया, साइन फाई बाई कॉस फाई, 10th क्लास में हम जानते हैं टेन फाई होता है। तो इस तरीके से हमें क्या मिला कि टेन फाई की वैल्यू जो मिली वो मिली हमारे को क्या, x बाय वाई मिली। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, टेन इनवर्स ऑफ एक्स वाई बाय एक्स मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे को ये वाला सेकंड इक्वेशन मिल गई। और z तो हमेशा क्या रहता है, दोनों इक्वेशंस में सेम रहता है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एग्जामिनेशन में जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये एक मेरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के कुछ वैल्यूज हैं और आपको इसको क्या करना है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यूज हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टूडेंट, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर बात करें तो यहाँ स्फेयर की बात आएगी। और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट कि स्फेयर ये वाला सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो स्फेयर के अंदर अगर हम इसकी इस तरफ से बात करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो ये दिख रहा है ना। तो इसमें अगर आपकी कॉनिकल सेक्शन बन रहा है, तो यानी कि जब ये कॉनिकल सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू आपकी ओरिजिन बनेगा, तो ये क्या हो गई, रेडियस हो गई, और ये क्या हो गया, आपका थीटा हो गया, है ना। तो जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपका जो है वैल्यू थीटा बन रहा है। ओके, तो sphere of radius r with center as origin o and right circular cone with apex at origin, ये वाला हो गया। तो हाफ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन। ओके, बाकी जो फाई है वो एजीमुथल एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स बनेगा। ठीक है, एक्स एक्स जेड प्लेन के रिस्पेक्ट में। ओके, अब एक्सप्लेनेशन अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की तरह करें, यदि जैसे हमने सिलेंड्रिकल और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में करी थी, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमें जो देखने हैं वो ये पॉइंट्स हैं, जैसे कि स्फेयर ऑफ रेडियस आर, ऑरिजिन एज द सेंटर ऑफ द स्फेयर, बिल्कुल बात सही है। और राइट सर्कुलर कोन विद इट्स एपेक्स एट द ओरिजिन एंड इट्स एक्सिस एट द जेड एक्सिस। इट्स हाफ एंगल इज, जो बनेगा हाफ एंगल क्या बनेगा, जैसे मैं आपको बताऊं तो हाफ एंगल ये वाला बनेगा, ये वाला थीटा। ठीक है, तो ये हो गया। इट्स रोटेट अबाउट द जेड एक्सिस, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये क्या रोटेट करेगा, ये देखो ये रोटेट करेगा इस जेड एक्सिस की तरफ, है ना, ये जेड एक्सिस है और इस जेड एक्सिस की तरफ ये क्या करेगा, आपका कोन है जेड को एक्सिस मानते हुए, और कोन जो है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये क्या करेगा, मूव करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इट रोटेट्स अबाउट द जेड एक्सिस एंड थीटा वेरीज फ्रॉम
थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, 0 to 180 डिग्री। ओके, सो ए हाफ प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन कंटेनिंग जेड एक्सिस मेकिंग एन एंगल फाई विद द एक्जेड प्लेन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ लिख रखा है कि जेड एक्सिस के साथ हमारा जो एजीमुथल एंगल है वो एक्जेड प्लेन के साथ क्या बनाएगा, हाफ प्लेन जो है वो फाई एंगल बनाएगा। ओके, नाउ इफ वी फर्दर, जैसे कि आप देखा कि हमने इसमें एक पार्ट लिया है स्फेयर का, और स्फेयर का पार्ट लेके हम देखो हम एक पोजीशन पॉइंट पी मान रहे हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, एक पी पॉइंट है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो ये वाला पॉइंट पी पॉइंट। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो थीटा से आपका क्या बन रहा है, ये बन रहा है थीटा, है ना, और ये क्या बन रहा है आपका फाई। तो फाई जो एंगल बन रहा है, तो इसके जो तीन कोऑर्डिनेट्स हैं वो कौन से हैं स्टूडेंट, आर, थीटा और फाई। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक्स कार्टीशन और सिलेंड्रिकल में आपके पास जेड आपके पास सेम था, और एक्स और वाई चेंजेस कर रहे थे, जबकि यहाँ तीनों की वैल्यू अलग अलग है, जो कि आर, थीटा और फाई के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो इनकी भी रेंज की बात करें तो रेडियस, जैसे कि बताया मैंने पिछली क्लास, अभी जो हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बात करी, तो थीटा की वैल्यू, आर की वैल्यू इन्फिनिटी से छोटी बट बड़ी होती है किससे, जीरो से। फाई चाहे एजीमुथल एंगल है, थीटा से जीरो से बड़ा बट 2 पाई से छोटा, ठीक है। और चूंकि ये थीटा है आपका, जो कोन को अपने जेड एक्सिस को मान के रोटेट करवा रहा है, तो उसने बोला कि 0 से लेकर 180 डिग्री, तो देखो पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 180 डिग्री से छोटा बट बड़ा कितना, 0 से, तो एज एन हाफ एंगल। So this is about the limits we discussed in the spherical coordinate system, students. If we talk about the base vector, position vector of the spherical coordinates, we have base vectors, that is AR, A phi and A theta, A phi. तो A phi, A theta और AR ये बेस वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर की बात करें तो कैसे करोगे, तो देखो पोजीशन वेक्टर में हमने पिछली जो सिलेंड्रिकल में बात करी तो वहाँ क्या था, पी आर, बिल्कुल सेम है। यहाँ क्या था, पी फाई था, तो यहाँ पी फाई नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, पी थीटा होगा, और ये क्या होगा, पी फाई एजीमुथल एंगल। तो सर इसमें थर्ड कोऑर्डिनेट जो जुड़ा है वो पी थीटा जुड़ा है, बाकी ये थोड़ा सा मिलता जुलता सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से मिलता जुलता है। ओके स्टूडेंट्स, और अगर इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो हम कैसे निकालेंगे, तो वो कैसे निकलेगा, देखो। तो डिफरेंशियल एलिमेंट्स में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे कि आप देख रहे हैं कि डिफरेंशियल लेंथ विद रिस्पेक्ट टू आर डायरेक्शन आर होगा, डिफरेंशियल लेंथ इन द थीटा डायरेक्शन आर टाइम्स डी थीटा होगा, और डिफरेंशियल लेंथ इन द फाई डायरेक्शन वो क्या होगा, आर साइन थीटा डी फाई होगा, आर साइन थीटा डी फाई होगा, और जो थीटा डायरेक्शन में है वो आर डी थीटा होगा, और आर हमारा तो डिफरेंशियल लेंथ इन आर डायरेक्शन है। तो ये तीन कोऑर्डिनेट्स हो गए डिफरेंशियल लेंथ। तो इनके जब हम स्क्वायर करेंगे मैग्नीट्यूड लेने के लिए, पहले तो इसका रिप्रेजेंटेशन किया है, ये किया होगा मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन कर रखा है, फिर इसका जो इसका स्क्वायर ले लिया, देखो ये ले लिया स्क्वायर, ठीक है ना। तो वॉल्यूम जैसे कि आप जानते हो स्केलर क्वांटिटी आर, तो मल्टीप्लाई कर दी सारी वैल्यूज, आपस में मल्टीप्लाई करें तो आर इंटू आर कितना होगा, आर स्क्वायर हो गया, साइन थीटा है, साइन थीटा हो गया, डी आर की वैल्यू डी आर लिख दी, डी आर टी थीटा डी फाई, ये हो गई। इसी तरीके से सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया क्या है हमारा, यूनिट आपका वेक्टर स्पेसिफिक है, तो डिपेंड करता है कि आपका जो सरफेस एरिया किस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी आर की डायरेक्शन में लग रहा है, थीटा की डायरेक्शन लग रहा है, या पाई की डायरेक्शन में लग रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ लिख रखा है डी एस आर, है ना, तो यानी आर की डायरेक्शन में, तो हमेशा क्या आएगा, ए आर आएगा यूनिट वेक्टर। ओके, तो ये हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें स्टूडेंट रिलेशनशिप बिटवीन द सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो सिलेंड्रिकल और, अब देखो पहले हमने बात करी कार्टेशियन टू सिलेंडर, अब चले सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल। तो सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल चलेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ क्या लिख रखी है, आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई की वैल्यू कितने ले रखी है, आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड की वैल्यू क्या लिख रखी है, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो चूंकि स्फेयर में तीनों ही कोऑर्डिनेट्स आएंगे तो r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, यानी कि हमने क्या किया, तीनों को ऐड किया और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। तो इस तरीके से हमारा जो इक्वेशन पहली बनेगी वो बनेगी, जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, जैसे मैंने यहाँ करके भी दिखाया हुआ है, एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा साइन कॉस फाई, इन सबको मैंने ऐड कर दिया,
ये ऐड करने पर ये ऐसे हो गया, स्क्वायरिंग भी कर दी साथ में, ऐड भी कर दिया, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखेंगे स्टूडेंट, कि साइन कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई, अगर आप देखेंगे ये वाला पार्ट, दोनों में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और ये वाली पार्ट तो चलता ही रहा साथ में। अब देखो ये दोनों के दोनों कितने हो गए, साइन साइन थीटा वाले टर्म्स हो गए, तो इनमें भी आर स्क्वायर क्या निकल गया कॉमन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इन दिस वे आई गेट द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हमारे को क्या मिली, पहली इक्वेशन मिल गई। ठीक है स्टूडेंट, अब बात आती है कि थीटा कैसे निकालेंगे। तो थीटा है हाफ एंगल कॉनिकल, तो यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब है कि बेस हमारा क्या है, जेड कॉस इनवर्स, यानी कॉस थीटा की वैल्यू सीधा निकाल लो, कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये जो उस एंगल से निकाला है, ये वाला जो अगर मैं बात करूँ इस वाले एंगल से, है ना, तो यहाँ आर है, तो ये सारे उन कोऑर्डिनेट सिस्टम से निकाला, तो ये वैल्यू निकल के ये आएगी। फाई तो आप जानते हो, फाई आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में निकाला था, एक्स और वाई को डिवाइड कर दो, वाई को एक्स से डिवाइड कर दो तो आपको वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन फाई और कॉस फाई क्या होता है, टेन फाई, टेन इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी, वाई बाय एक्स आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, so this is we talk about the values and relationship between the cylindrical and the sphere coordinates. Now if we talk about the introduction to vector algebra, we discussed till now the various coordinate system and their relationship between them, and there is a little bit vector algebra also included in the electromagnetic theory to understand the basic theorems which we discuss in the future classes. तो स्टूडेंट वेरियस ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशंस हैं, एक है स्केलिंग, एक है एडिंग, एक है सब्सट्रैक्शन, और भी बहुत सारी हैं वेक्टर अलजेब्रा, आगे भी डिस्कस करेंगे। तो स्केलिंग में जैसे बात करें कि स्केलिंग क्या है, स्केलर वैल्यू, यानी वेक्टर के साथ, किसी वेक्टर के साथ अगर आप के टाइम की स्केलर वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे, या अल्फा या बीटा या कुछ भी ऐसा स्केलर वैल्यू होगी, तो वो स्केलर के ऊपर वेक्टर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर विद स्केलर ए, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, तो ए इज अ स्केलर एंड ए इज वेक्टर। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ए, लेंथ एंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर कैन बी ऑल्टर्ड, है ना। तो लेंथ एंड मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए कैन बी ऑल्टर्ड डिपेंडिंग अपॉन द स्केलर वैल्यू। तो ए अगर ग्रेटर देन 1 है ना, जैसे कि आप देख रहे हैं भाई एक वेक्टर ए की वैल्यू है, ओ ए की वैल्यू सपोज 1 है, बट अब मैंने क्या किया, उसमें एक स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी, लेट से 3। अब तो वो क्या हो गया, 3 टाइम्स हो गया, तो इससे क्या होगा कि टोटल ओवरऑल ओ ए की लेंथ क्या बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब है कि स्केलिंग वैल्यू हमेशा जो है डायरेक्शन और लेंथ के ऊपर जो है इम्पैक्ट डालती है। यदि वो कहता है कि ए की वैल्यू छोटी हो जाए, स्केलर वैल्यू की वैल्यू अगर छोटी हो जाए, तो क्या होगा, तो भी क्या होगा, डिफाइंड इफेक्ट पड़ेगा कि जो ओरिजिनल ए वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस डाउन हो जाएगा। ठीक है ना। और वो कह रहा था कि अगर ए की वैल्यू -1 हो, यानी नेगेटिव वैल्यू, है ना, तो वो क्या होगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो जो आपका ए वेक्टर है, जैसे ओ ए ले रखा है और इसकी वैल्यू सपोज करो कि दे रखी है 1, ठीक है। अब वो कहता है कि नहीं, ओ ए वेक्टर जो है वो इसके साथ मैंने क्या कर दिया, ओ ए वेक्टर की वैल्यू जो है 1 दे रखी है। अब उसने कहा कि नहीं, मैं ए टाइम्स ऑफ ओ ए वेक्टर मल्टीप्लाई करूंगा, जबकि ए की वैल्यू है -1। तो जैसे ही ये -1 मल्टीप्लाई होगा ओ ए के साथ, तो ये वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट -1 हो जाएगी। तो -1 होते ही ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अपोजिट। ये ऐसे डिफाइन होगा आपका ओ ए वेक्टर। ओके, तो दिस इज वी टॉक अबाउट द different conditions when a is greater than 1, less than 1 and equal to or negative value. Okay, now if we talk about the addition, तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे दो एडिशंस हो रहे हैं, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जब ऐड कर रहे हैं, तो ये आप इस तरीके से इसको ऐड कर रहे हो। तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो गया आपका सी वेक्टर। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, ए प्लस बी हो गया। ओके,
तो प्रोसीजर क्या है, मूव एनी वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ टू द टिप ऑफ द एनी अदर टू वेक्टर, है ना। जैसे मैंने बोला कि एक ओ बी वेक्टर है, इसके टिप जहाँ करता है, जहाँ टर्मिनेट हो रहा है, बी पे टर्मिनेट हो रहा है मेरा वी वेक्टर, यहीं से मैं क्या कर दूंगा, ए वेक्टर चला दूंगा। तो मेरा जो सी वेक्टर बनेगा स्टूडेंट, वो कहाँ से बनेगा, ओ से, ये बनेगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सी वेक्टर हो जाएगा, जैसे कि आपने नेक्स्ट डायग्राम में देख रहे हो आप, यहाँ मैंने डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो सी इज अ सम ऑफ द ए एंड बी वेक्टर, या कह सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो बन गया ए और बी का। तो डायरेक्शन ऑफ सी इज टुवर्ड्स द टिप ऑफ द मूव्ड वेक्टर। प्रोसीजर 2 है, ये तो हुआ सिंपल एडिशन। अब एक पैरेललोग्राम रूल है जो हम यूज़ करते हैं अपने एडिशन के अंदर। तो पैरेललोग्राम में हम क्या किया कि एक एक वेक्टर हमारा जैसे दिख रहा है ओ ए की तरफ और एक बी दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, एक अपनी इमेजिनरी लाइन यहाँ डिफाइन किया और जो सी वेक्टर है वो इन इसके साथ ज्वाइन कर दिया। तो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट्स द एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स। तो हमेशा जो पैरेललोग्राम में क्या करते हैं कि जो आपकी जो दो वेक्टर्स का जो इमेजिनरी वैल्यूज़ है जहाँ वो मीट कर रही हैं, तो डायगनली जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है वो उनको टच करेगा। ओके, तो वी यूज हेड टू टेल रूल ऑफ एडिशन ऑफ फोर वेक्टर्स, कंसिडर द फोर वेक्टर्स। जैसा कि आप अब यहाँ कंसिडर आ रहा है केस, ये तो दो वेक्टर्स की बात हुई। अगर आपके चार वेक्टर्स अगर आपको ऐड करने हैं तो आप कैसे करोगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर जैसे कि आप देखो कि एक वेक्टर ये है, इसके टिप से फिर मैंने दूसरा बी वेक्टर किया, इसके टिप से सी वेक्टर मैंने ज्वाइन किया और एक सेट मैंने क्या किया, डी ज्वाइन कर दिया। तो रिजल्टेंट वेक्टर मेरा क्या होगा, 0 to डी होगा। ओके, नाउ अनदर वन इज सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन में जैसे याद है, कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज डन विद, जैसे कि ए को बी से माइनस करना है, यानी ए माइनस बी करना है। तो ए तो वही रहा, बट बी क्या है, माइनस ऑफ बी, यानी कि -1 उसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बी का जो अपोजिट बनेगा वो क्या बनेगा स्टूडेंट, ये वाला, ये पॉइंट बनेगा, ठीक है ना। तो अब जो आपका सी है, सी, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा सी ऑफ ए प्लस माइनस ऑफ बी। तो इफ बी इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए, देन बेस्ड ऑन एडिशन डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट्स द एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो जैसे कि हम यहाँ के देख रहे हैं कि हम इसका एक वो क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम के मदद से हम क्या करेंगे, इमेजिनरी लाइन का बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, और सी हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायगोनल फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, और हमारा सी ऑफ ए माइनस बी निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट इज कोप्लेनर वेक्टर्स। तो वेक्टर लाई इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर। जो सेम प्लेन के अंदर वेक्टर लाई कर रहे हैं उनको हमने क्या बोला स्टूडेंट्स, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो आइडेंटिकल वेक्टर्स और इक्वल वेक्टर, इनको क्या बोलते हैं, वेक्टर्स ए एंड बी विद डिफरेंस इज 0, है ना। तो इक्वल वेक्टर्स हो जाए तो कैसे बोलोगे, तो जैसे कि आप दो वेक्टर्स हैं उनका डिफरेंस 0 है, तो इसका ए माइनस बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, 0। तो इसका मतलब ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, टू वेक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। देर आर ऑल्सो सम लॉज which we keep in mind while proceeding towards some theoretical part and derivational part in EMFT based on the vectors. तो these are commutative, associative and distributive. तो कम्यूटेटिव में क्या कहता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, है ना। तो ये एडिशन हो गया। मगर मल्टीप्लीकेशन अगर करें, मल्टीप्लीकेशन तो साथ साथ मल्टीप्लीकेशन देखें, अल्फा टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए टाइम्स ऑफ अल्फा, तो बात एक ही है। एसोसिएटेड में कहता है कि ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, यानी बी प्लस सी को ऐड करके फिर मैं ए के साथ ऐड कर रहा हूँ। तो वो हो जाएगा कि यदि मैं ए प्लस बी को इकट्ठा करूँ और प्लस सी के साथ ऐड करूँ तो भी सही है। साथ में ये कहता है कि अल्फा टाइम्स ऑफ ए है, कोई एक वैल्यू है, उसको फिर मैंने कोई बीटा टाइम्स की सीरियल वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो वही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अल्फा बीटा की वैल्यू जब इक्वल अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करके फिर मैं ए से दूंगा तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये कहता है कि ए प्लस बी को ऐड करो और उसके साथ एक अल्फा वैल्यू, स्केलर वैल्यू आप मल्टीप्लाई करो, तो आपको क्या मिलेगा, इंडिविजुअल अल्फा ए प्लस अल्फा बी। इसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा, है ना, अगर मैं दो स्केलर वैल्यूज को ऐड करके ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आपको अलग अलग मिलेगी, अल्फा ए प्लस बीटा ए। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द वेक्टर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर प्रोडक्ट, सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि जब भी आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं या वेक्टर का प्रोडक्ट निकालते हैं तो कैसे बनेगा। तो टू वेक्टर्स को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, यदि वो रिजल्ट या तो स्केलर होगा या वेक्टर डिपेंडेंट होगा। तो देयरफॉर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस आर देयर स्टूडेंट्स। वन इज द स्केलर प्रोडक्ट, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और हमेशा स्केलर वैल्यू देता है, जबकि ये वेक्टर प्रोडक्ट जो कि हमारे को क्या देता है, वेक्टर वैल्यू, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं उसको। तो डॉट प्रोडक्ट का अगर हमें करना हो तो हमेशा क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का प्रोडक्ट इंटू कॉस थीटा। और वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का बात करें तो वहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू डायरेक्शन एन, ठीक है ना। तो एन वेक्टर हमेशा यूनिट परपेंडिकुलर टू होगा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के। तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है स्टूडेंट, कॉम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी डॉट प्लस ए सी डॉट, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। जबकि एसोसिएटिव लॉ हमारा डॉट स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर नहीं अप्लाई करता, या डॉट प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होता। अगर आप बात करें स्टूडेंट द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी जनरेटेड बाय, जो कि हम देख ही रहे हैं, हमने ऊपर भी पढ़ा इसमें, और एन वेक्टर जो है इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर ए एंड बी, तो साइन थीटा ए बी के रिस्पेक्ट में हम राइट हैंड थंब रूल से हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया करते हैं। तो दीज आर द जनरलाइज वैल्यूज व्हेन यू मल्टीप्लाई द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी। तो ये सी ए बी सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, या हेयर वी विल गेट द, अगर आपको इस तरीके से बी की तरफ जाना है तो क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ बी प्लस ए, क्योंकि सी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए, ये इस तरह का चलेगा। तो अगर ये ए की डायरेक्शन चल रहा है ए क्रॉस बी, तो आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट सी मिलेगा। अगर आपको उल्टा चल रहा है बी क्रॉस ए, तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ। इसी तरीके से सी अगर अपोजिट में है तो वी विल गेट सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, और अगर नेगेटिव में है तो नीचे मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और ए की यूनिट वेक्टर ए दे रखा है। तो उस यूनिट वेक्टर का जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा था स्टूडेंट, वो ये होता है ना, ए क्रॉस बी जो आपको नेट रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो, और डिवाइडेड बाय द नेट रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो मिल गया। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये हमेशा क्या है, नॉन कॉम्यूटेटिव रहता है। ऐसा नहीं कि जैसे डॉट प्रोडक्ट में हमारे को ए डॉट बी मिलता है तो इज इक्वल टू बी डॉट ए मिलता है, कॉम्यूटेटिव अप्लाई नहीं होता। और क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो रहा है, वहाँ डॉट प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो ए क्रॉस इंटू बी, ए क्रॉस ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, एसोसिएटिव नहीं है, यानी कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस ऑफ सी इक्वल वैल्यू क्या होगा, ए क्रॉस बी इंटू क्रॉस सी, तो ये एसोसिएटिव नहीं होगा। तो कॉम्यूटेटिव भी नहीं है, एसोसिएटिव भी नहीं है, बस डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है ना। So students, in this lecture we discuss the various coordinate system and relationship between them. We also discuss the some vector algebra definitions and concept which are necessary for the electromagnetic field theory to understand the derivations and the theoretical part. So students, in the coming classes we proceed and learn more topics. तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।